पुलिस के ऊपर विश्वास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लॉयर को लेके जाइए, क्योंकि पुलिस बहुत गलत काम करती है। पुलिस स्टेशन पे कोई कहीं काम सही नहीं होता, तो वो अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर से एक इंफॉर्मेशन कमिश्नर को और किसी को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ये भेज दे कि हमको पुलिस स्टेशन पे बुलाया गया है, मैं जा रहा हूँ। क्या हमें ये बात पुलिस को बता देनी चाहिए? थाने में बिल्कुल नहीं जाते वक्त? बतानी चाहिए। अगर आप बताएंगे तो पुलिस वाला उसको मिटवा देगा या उसका कोई तरीका ढूंढ लेगा कि उसको किस तरह से काट दिया जाए। पुलिस वाले बहुत हिम्मती होते हैं, गलत काम करने के लिए इतनी हिम्मत होती है उनके। कानून जगत का एक बहुत बड़ा नाम आज हमारे साथ है, IB सिंह सर। लोगों को मौका नहीं मिलता है इनसे बात करने का, और आज हम कोशिश करेंगे इतने एक्सपीरियंस लॉयर को अपने सामने बिठाकर वो सारे सवाल जो एक कॉमन मैन पूछना चाहता है। तो शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। सर बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और इस पॉडकास्ट की शुरुआत हम शुरू करेंगे एक रैपिड फायर से। इसका जवाब आपको वन वर्ड ही देना होगा सर, देयर इज नो एक्सप्लेनेशन। कोर्ट में सर सच जूतता है या एक एफिशिएंट वकील? एक एफिशिएंट वकील। क्या कभी वकील अपने क्लाइंट से इमोशनली जुड़ जाता है? कई बार। क्या क्लाइंट को लॉयर से झूठ बोलना चाहिए? क्लाइंट को लॉयर से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या एक वकील जज के हिसाब से अपनी जिरह की स्टाइल बदल देता है? जज को देख कर ही वकालत की जाती है। अगर आपको कहना हो तो इंडिया के बेस्ट क्रिमिनल लॉयर का क्या नाम लेंगे आप? मैं राम जेठामलानी को 2 केस में असिस्ट कर चुका हूँ, इसलिए मैं राम जेठामलानी का नाम पहले नंबर 1 पे लेता था। इस समय तो कपिल सिब्बल साहब ही हैं। क्या पुलिस वकीलों से डरती है? पुलिस वकीलों से डरती है, बिल्कुल डरती है। क्या कभी कोई ऐसा केस आपने लिया जिसके बाद आपने रिग्रेट किया हो लेने से? कई केस लिए। क्या इंग्लिश बोलने वाले वकील ज़्यादा इंप्रेसिव और सक्सेसफुल होते हैं? नहीं, हिंदी बोलने वाले भी सक्सेसफुल होते हैं। क्या केस लेते वक्त आप लोग को लग जाता है कि हम जीतेंगे या हारेंगे? बिल्कुल लग जाता है। एक आखिरी सवाल सर, क्या केस की ड्राफ्टिंग में AI का इस्तेमाल आप लोगों ने भी शुरू कर दिया है? शुरू कर दिया है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है। तो सर अब शुरुआत करते हैं पॉडकास्ट की। कुछ ज़रूरी प्रश्न हैं जो आपसे पूछूंगा। अगर पुलिस FIR दर्ज ना करे तो कोर्ट से क्या तरीका है उसका? कोर्ट से एप्लीकेशन देना पड़ता है मजिस्ट्रेट के यहाँ, उस मजिस्ट्रेट के यहाँ जहाँ पर उसका जुरिस्डिक्शन होता है, जहाँ पर क्राइम हुआ है उस मजिस्ट्रेट के जुरिस्डिक्शन में एक एप्लीकेशन आप दीजिए। उस एप्लीकेशन पे मजिस्ट्रेट डायरेक्शन दे सकती है कि आप FIR दर्ज करिए और इस केस का इन्वेस्टिगेशन करिए। दे सकती है मतलब देयर इज अ चांस, हो सकता है दे, हो सकता है वो ना दे। नहीं भी दे सकती है, वो मना कर सकती है कि आप इसको इंक्वायरी करके भेजिए, और उसके बाद अगर वो मना कर दे कि साहब हम FIR दर्ज करने का ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, तो आप उसको कंप्लेंट केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके सर, कोई मेरे ऊपर अगर झूठी FIR कर दे, मुझे पहला स्टेप क्या करना चाहिए? अगर झूठी FIR कर दे, अगर पुलिस अरेस्ट करने जा रही है तो पहले तो आप बेल अप्लाई करिए। अब एंटीसिपेटरी बेल भी यूपी में लागू हो चुका है, इसलिए आप एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं कि हमको पुलिस अरेस्ट कर सकती है, इसलिए हमको हमारा एंटीसिपेशन है और मुझे एंटीसिपेटरी बेल दे दी जाए। ये पहला काम करना चाहिए। उसके बाद आप पुलिस को सभी बताइए कि अपने डिफेंस के जितने भी मैटर है, कागज़ है, पत्थर है, एविडेंस है, वो सारी के सारी आप उनको दिखा दीजिए। सर ये एंटीसिपेटरी बेल होती क्या है, थोड़ा डिटेल में बताइए। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब ये है कि जब आपको एप्रीहेंशन हो कि पुलिस अरेस्ट करने जा रही है, तो आपको जब एप्रीहेंशन होगा तो कोर्ट में आप कहेंगे कि साहब मैं इनोसेंट आदमी हूँ, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट हैं, ये एविडेंस हैं, मैं इनोसेंट हूँ, उसको पुलिस गलत अरेस्ट करने जा रही है। तो कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो डायरेक्शन दे देती है कि जिस समय पुलिस अरेस्ट करेगी उसी समय आपको वहीं पर बेल दे देगी। और सर एंटीसिपेटरी बेल मिल जाने के बाद पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है कि देयर इज सम लूप होल? नहीं, अरेस्ट नहीं कर सकती है। नंबर 1, अगर अरेस्ट करती भी है तो उसी आर्डर में लिखा रहता है कि पुलिस जैसे ही अरेस्ट करेगी वहीं पे उसको बेल दे देगी। अच्छा, मान लीजिए एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो गई है, फिर क्या प्रोसेस है सर? फिर उसके बाद पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है, जो भी क्राइम किया है उसको अरेस्ट कर सकती है। सर डिजिटल एविडेंसेस जैसे CCTV, कॉल रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप चैट, फ़ोन रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट्स, ये एज एन एविडेंस कंसीडर होते हैं कोर्ट में? पहले नहीं होते थे, अब अमेंडमेंट के बाद से अब सारे एविडेंस में सब कंसीडर होते हैं। सर अगर मान लीजिए मैं किसी झूठे केस में फंसा हूँ और उसके बाद फिर मैं बरी हो जाता हूँ, तो क्या मुझे कोई कंपनसेशन मिलता है? आप उसके कंपनसेशन के लिए मुकदमा सिविल कर सकते हैं कि साहब हमारा इतना इतना नुकसान हुआ है, इतनी इतनी हमको तकलीफ़ें हुई हैं, तो उसको देख करके आपको कंपनसेशन अवार्ड होगा, लेकिन उसके लिए सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा। सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा। अच्छा, अगर मेरे ऊपर कोई केस चल रहा है सर, क्रिमिनल ट्रायल चल रहा है अगर,
तो क्या ट्रैवल में, पासपोर्ट्स में किस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं सर? देखिए, पासपोर्ट में रिस्ट्रिक्शन तभी लगता है जब ये अप्रहेंशन हो कि आप लौट कर नहीं आएंगे। पहले तो पासपोर्ट में अगर लग जाता था कि कोई किसी के विरुद्ध कोई क्रिमिनल केस चल रहा है तो पासपोर्ट इशू नहीं होता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि आदमी का फ्री मूवमेंट का फंडामेंटल राइट है, इसलिए वो उसके पासपोर्ट में अगर कोई क्रिमिनल केस है भी तो आप उसको कंसीडर करेंगे कि इसको बाहर जाने पे भाग जाने की अपेक्षा है। अगर नहीं भागता है तो आप पासपोर्ट दे देंगे आप। और अगर रिन्यूअल भी होना है और उस बीच में कोई क्राइम हो चुका है तो वो भी रिन्यूअल भी हो जाएगा। अच्छा सर, अगर पुलिस आती है या मुझे फ़ोन करके बुलाती है कि थाने आइए, आपसे कुछ बयान लेना है, कुछ पूछताछ करनी है, तो क्या अकेले जाना चाहिए कि बिना लॉयर के नहीं जाना चाहिए? नहीं, आप लॉयर को लेके जाइए, क्योंकि पुलिस बहुत गलत काम करती है। पुलिस स्टेशन पे कोई कहीं काम सही नहीं होता है। डायरेक्शन है कोर्ट के कि हर थाने के ऊपर कैमरे लगना चाहिए, किसी थाने पर कहीं नहीं लगा है। कैमरे लगाने का डायरेक्शन इस नियत से दिया गया था कि कोई भी पुलिस वाला कोई गलत काम करेगा तो रिकॉर्ड हो जाएगा, लेकिन वो पुलिस वाले गलत काम करने के लिए कभी रिकॉर्ड करते नहीं और डायरेक्शन का कंप्लायंस नहीं हुआ, कैमरे लगे नहीं हैं। तो आप लायर को लेके जाएं तो बेहतर होता है कि आपकी बहुत सारी फंडामेंटल राइट्स होती हैं कि अगर आप गए पुलिस के सामने तो आपको वो फंडामेंटल राइट्स का कंप्लायंस उनको करना पड़ेगा आपसे पूछताछ करने के लिए। अच्छा, बाय द वे मैं नहीं ले जा पाया लॉयर और केस टू केस चीज़ें बहुत डिफरेंट होती होंगी, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें अगर आप सजेस्ट करना चाहें कि पुलिस के सामने जब भी बयान देना चाहें तो इस चीज़ से बचें या इस चीज़ को ज़रूर करें। बेहतर यह है कि अगर कोई जा रहा है और उसके पास लायर भी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो वो अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर से एक इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को और किसी को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ये भेज दे कि हमको पुलिस स्टेशन पे बुलाया गया है, मैं जा रहा हूँ। ओके। उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर पुलिस ने कोई अनहोनी चीज़ कर दी आपके साथ में तो एक एविडेंस में रिकॉर्ड रहता है कि पुलिस के पास गए थे, उसके बाद अनहोनी हो गई, या आप गए पुलिस के यहाँ और उन्होंने आपको गलत टाइम पर अरेस्ट दिखाया कि इस टाइम पे हमने वहाँ से अरेस्ट किया था, तो एक एविडेंस रहती है कि साहब हम तो इन्फॉर्म करके गए थे पुलिस। क्या हमें ये बात पुलिस को बता देनी चाहिए थाने में? बिल्कुल नहीं बतानी चाहिए। अगर आप बताएंगे तो पुलिस वाला उसको मिटवा देगा या उसका कोई तरीका ढूंढ लेगा कि उसको किस तरह से काट दिया जाए। अच्छा, लेकिन क्या ये नहीं है कि चूंकि उसे पता चल जाएगा कि इन्फॉर्मेशन जा चुकी है तो अब इनके साथ गलत ना करो? नहीं, वो ऐसा तो करते नहीं। पुलिस वाले बहुत हिम्मती होते हैं, गलत काम करने के लिए इतनी हिम्मत होती है उनके कि कई केसेस में अखबारों में छप चुके, मैं केसेस कर रहा हूँ, अखबारों में छप चुके कि तो 2 दिन पहले अरेस्ट कर लिया गया, गवर्नर के यहाँ धरना दिया जा रहा था, उसके बावजूद उन्होंने अगले दिन अरेस्ट दिखा दी। तो ऐसा कोई पुलिस के ऊपर विश्वास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सर, चार्जशीट और एफआईआर में क्या फ़र्क होता है? एफआईआर जो किसी भी क्राइम के इनिशिएशन का वक्त पे जो दर्ज की जाती है उसको एफआईआर कहते हैं। जो थाने में प्रथम सूचना मिलती है, जिस पर थाने के एक्शन शुरू होता है, उसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करते हैं। फिर इन्वेस्टिगेशन चलता है, तो इन्वेस्टिगेशन चलने के बाद जो पुलिस रिपोर्ट फाइल होती है उसको, उसमें अगर ये है कि इस आदमी ने ये क्राइम किया है तो वो चार्जशीट हो जाती है, और अगर नाम दे देते हैं कि ये चार्जशीट हो गई, कहीं लिखा नहीं है, चार्जशीट हो जाती है। और अगर ये हो गया कि इसने क्राइम नहीं किया, इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि आदमी निर्दोष है, तो फाइनल रिपोर्ट पुलिस एक दे देती है कोर्ट को कि एफआईआर जिसे बोलते हैं, जिसको एफआईआर करते हैं। जी 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 जी। सर, एफआईआर होने के बाद क्या कोई टाइम लिमिट होती है कि इतने समय के अंदर चार्जशीट बनी जानी चाहिए? देखिए, ओल्ड सीआरपीसी में कोई टाइम लिमिट नहीं होता था, पुरानी 1908 की सीआरपीसी में तो उसमें होता था कि सालों तक इन्वेस्टिगेशन चलता रहता था। लेकिन 1974 में जो सीआरपीसी आई उसमें उन्होंने 60 डेज़ और 90 डेज़ का समय निर्धारित कर दिया कि अगर माइनर ऑफेंसेस हैं तो आप 60 डेज़ में चार्जशीट फाइल कर देंगे, अगर मेजर ऑफेंसेस हैं तो आपको 90 डेज में चार्जशीट फाइल कर देना है। और कुछ केसेस में उन्होंने और एक्सटेंड कर दिया, जैसे नारकोटिक्स एक्ट में उसमें 180 डेज कर दिया उन्होंने। तो चार्जशीट की लिमिट है, अगर जिस दिन चार्जशीट उस लिमिटेशन के अंदर अगर नहीं फाइल हुआ है तो मुलजिम का अधिकार होता है कि उसकी बेल दे दी जाए। उसका फंडामेंटल राइट हो जाता है, उसका जो डिटेंशन होता है वो इलीगल हो जाता है। बेल मिलती है लेकिन एफआईआर बनी रहती है, केस चलता रहेगा, बेल मिल जाएगा, क्योंकि पुलिस अगर 60 डेज या 90 डेज जो भी एप्लीकेबल है, अगर उस पीरियड में उन्होंने चार्जशीट नहीं फाइल की तो बेल मिल जाएगी तुरंत। अच्छा, मान लीजिए अगर अभी वो अरेस्ट नहीं हुआ है,
अरेस्ट नहीं हुआ है, तो क्या फर्क पड़ेगा? आप चाहे जितने समय तक उसे घसीट सकते हैं। जी, अरेस्ट से 60 डेज और 90 डेज का जो काउंट किया जाता है वो अरेस्ट के डेज से काल हो जाता है। आपने इस दिन अरेस्ट किया है, इसके 60 डेज के अंदर या 90 डेज के अंदर आपको चार्जशीट फाइल कर देंगे। और अगर अरेस्ट नहीं किया है तो ये बहुत स्ट्रेच हो तो सकता है। चाहे जितने दिन आप इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन चलाते रहिए। सर, कई बार ऐसा होता है कि गवाह डर के कारण बयान बदल देते हैं, उस केस में क्या होता है? केस के ऊपर क्या फर्क पड़ता है? गवाह के साथ क्या होता है? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि गवाह जब अपना स्टेटमेंट बदल देता है तो ये कोर्ट की जिम्मेदारी होती है कि वो खुद भी क्रॉस एग्जामिनेशन करके ये सत्यता का पता लगाए कि सच्चाई क्या थी। जो पुलिस के सामने उसने बयान दिया था वो सही था या अब कोर्ट में जो दे रहा है। ये पहले नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2021 में एक जजमेंट दिया, उसके बाद कई जजमेंट दिया कि कोर्ट को चुपचाप बैठ कर गवाही रिकॉर्ड नहीं करनी है। कोर्ट को एक्टिव रहना है, देखना है कि कौन गवाह सच बोल रहा है, कौन गवाह झूठ बोल रहा है। अगर झूठ बोल रहा है तो कोर्ट उसमें सवाल पूछ करके उनसे सच्चाई निकाल सकती है। बहुत बार होता है कि प्रोसिक्यूशन काउंसिल भी मिला रहता है तो वो भी नहीं पूछता है, वो चाहता है साहब दोनों निकल जाए। तो कोर्ट को न्याय करना है, न्याय करने के लिए उसको पूरा अधिकार होता है। जो आदमी मुलजिम नहीं है, कोर्ट उसको मुलजिम बना कर बुला सकती है। अगर गवाही में एविडेंस आ रहा है तो उसमें वो उसको मुलजिम बना सकती है कि साहब इसके खिलाफ एविडेंस तो आया है लेकिन पुलिस ने इसको मुलजिम नहीं बनाया है, तो बुला लेगा उसको, कहिए आप भी मुलजिम के ग्रुप में शामिल हो जाइए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जिनके खिलाफ फाइनल रिपोर्ट लग जाती है और कुछ के खिलाफ केस चल रहा है, तो केस चलने के दरमियान में उनको भी बुला लिया जाता है। सर, आपने ये बात अभी कही कि कई बार होता है कि दोनों वकील आपस में मिल जाते हैं। इस केस में क्लाइंट को क्या करना चाहिए सर, जब उसे महसूस हो रहा हो कि या तो मेरा वकील मेरे लिए सही से काम नहीं कर रहा है और या तो मेरे अगेंस्ट में काम कर रहा है, उस वक्त उसे क्या करना चाहिए? देखिए, पहले प्रोसिक्यूशन जो होता था वो स्टेट ही करता था और स्टेट की तरफ से जो सरकारी वकील होते थे वही अपीयर होते थे सरकार की तरफ से। बाद में अमेंडमेंट करके शायद 2009 में अमेंडमेंट आया था जिसमें उन्होंने जो कंप्लेनेंट या विक्टिम जो होता है, विक्टिम से मतलब है कि जो आदमी मारा गया है, पीटा गया, उसका बेटा, उसकी बेटी, कोई भी विक्टिम हो सकता है, वो विक्टिम को भी अपना वकील रखने का अधिकार हो गया। तो अगर वो सरकारी वकील मिल गया है तो विक्टिम अपना वकील रख करके उसके साथ केस को चला सकता है। लेकिन अगर उसने अपना वकील रखा उसके बाद फिर उसे महसूस हो रहा है कि दोनों वकीलों में कुछ साठगांठ हो गई है या ये उतना एफिशिएंट वकील नहीं है, तो वकील बदल दे। और उसका भी वकील अगर बदमाशी कर रहा है, उसको लग रहा है, तो पहला चीज़ तो मेरी सलाह यही होती है कि आप बार काउंसिल को कंप्लेंट करिए कि ये वकालत में ये प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट कर रहा है, तो उसके खिलाफ बार काउंसिल एक्शन लेती है और फिर वकील बदल करके अपना काम चालू रखते हैं। लेकिन चलते हुए केस में वकील बदलना ये मतलब उल्टी कोई नहीं, वो क्लाइंट का पूरा अधिकार है, कभी भी किसी वकील को बदल सकता है। ट्रायल कोर्ट में दूसरा वकील करता है, डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ दूसरा वकील करता है, हाई कोर्ट में आता है तो तीसरा वकील करता है, या ट्रायल कोर्ट में ही मुकदमा चलते में जब वकील को टाइम नहीं है, नहीं पहुँच रहा है डेट पे, तो अपना वकील चेंज कर दे। थोड़ा सा कोर्ट्स के बारे में भी बताइए सर, कौन कौन सी कोर्ट्स होती हैं? देखिए, पहला कोर्ट तो होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जी। हर ज़िले में एक डिस्ट्रिक्ट जज होता है, उस डिस्ट्रिक्ट जज के समानांतर बहुत सारे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, उसी के समानांतर कई स्पेशल जजेस होते हैं, स्पेशल जज SC/ST एक्ट, स्पेशल जज नारकोटिक्स एक्ट, स्पेशल जज पास्को एक्ट हैं वो नहीं, उनको अपॉइंट किया जाता है, वो डिस्ट्रिक्ट जज ही होते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, लेकिन उनको ज्यूरिसडिक्शन दे दिया। सारे पास्को केसेस ये देखेंगे, नारकोटिक्स के केसेस ये देखेंगे। तो इस तरह से ये स्पेशल जजेस की कोर्ट होती है और डिस्ट्रिक्ट जज का कोर्ट होता है, वो एक लेयर है। सेकेंड लेयर पे आते हैं सिविल जजेस और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स होते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, उनको जुरिसडिक्शन होता है कि कौन कौन सा जुरिसडिक्शन हो। हर थाने का जुरिसडिक्शन बना रहता है कि इतने थानों के मजिस्ट्रेट ये होंगे, इतने थानों के मजिस्ट्रेट ये होंगे, तो इस तरह से बटा रहता है, जुरिसडिक्शन बटा है। उसके बाद फिर आता है हाई कोर्ट। पूरे स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एक हाई कोर्ट होता है। उस हाई कोर्ट का जो जुरिसडिक्शन पूरे स्टेट के लिए होता है। ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट का जज या हाई कोर्ट बिहार के केस को टच करे, तो जो जिस स्टेट का हाई कोर्ट है वो उसी स्टेट का हाई कोर्ट है। फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट होता है।
ठीक बात है। और सर ये वकीलों में जो होता है कि ये सिविल के वकील हैं, ये क्रिमिनल लॉयर हैं, इसमें क्या कैटेगराइजेशन होता है और क्या स्पेसिफिक होता है कि अगर क्रिमिनल लॉयर हो गए तो वो यही लेंगे, सिविल के नहीं ले सकते, क्या ऐसा? एक्चुअली क्रिमिनल लायर नहीं होता है, क्रिमिनल साइड का लायर होता है। ओके। लायर क्रिमिनल तो होता ही नहीं। जी 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 ऐसा है कि जब प्रैक्टिस करने आता है जी। तो वो अगर सोच के आता है कि हमको टैक्सेशन में वकालत करनी है, इनकम टैक्स में करनी है, क्रिमिनल साइड में करनी है, सिविल साइड में करनी है, तो वो अपना उसी क्षेत्र में चला जाता है। लेकिन ज़्यादा मेरी समझ में ज़्यादा डिपेंड करता है कि क्लाइंट आपको किधर लेके जा रहा है। ठीक बात। कैसे क्लाइंट मिल रहे हैं? कैसे, मैं अपना जैसे क्लाइंट उदाहरण मिलते जाते हैं वैसे। जैसे अपना उदाहरण दे दूं, जी मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इन क्रिमिनल डिप्लोमा इन क्रिमिनोलॉजी की, जी 60 पोस्टमार्टम किए, जी। हैंड राइटिंग एक्सपर्ट सीखा, बैलिस्टिक एक्सपर्ट की हमने ट्रेनिंग ली। सब कुछ ट्रेनिंग लेने के बाद जब मैं आया तो मुझे 7 साल तक क्रिमिनल का केस ही नहीं मिला। तो मैं सिविल का लायर हो गया, सर्विस मैटर करता रहा। फिर मुझको 13-14 साल के बाद केसेस मिलना शुरू हुए तो फिर मैं क्रिमिनल साइड का भी हो गया। तो डिपेंड करता है कि क्लाइंट कहाँ ले गया आप। जी 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 जी। सर वकीलों की फीस कैसे डिसाइड होती है? इस पे भी कुछ प्रोविजंस हैं, कुछ रूल्स बने हुए हैं, कैसे है ये सर? देखिए, सिविल केस में तो रूल्स बने हुए हैं, सीपीसी में ही प्रोवाइडेड है जी। कि कितनी कोर्ट फीस लगा के आपने मुकदमा किया है, उस कोर्ट फी के हिसाब से जब डिग्री बनती है, डिग्री मतलब है क्या होता है कि जब केस जीत जाता है जी। तो कोर्ट एक अलग से डिग्री बनाती है। सिविल केस जीत गए, मान लीजिए हमने 1 करोड़ रुपए का मुकदमा दायर किया है, तो 1 करोड़ मुकदमे की रिकवरी की दायर की तो ऑर्डर डिग्री हो गई, जजमेंट हो गया कि साहब हम जीत गए, हमको 1 करोड़ रुपए इनको देना है। जी। तो ये जजमेंट हो गया। जी। इस जजमेंट की एक डिग्री बनती है, वो डिग्री ऑफिस में बनाया जाता है पूरा, वो जज कैलकुलेट करके बनवाता है कि इतनी कोर्ट फीस लगी थी, इतनी ये लगी थी। तो जितनी कोर्ट फीस लगती है उसी के हिसाब से रेशियो तय है सीपीसी में कि इतना देना चाहिए, लेकिन उसको फॉलो कभी नहीं किया जाता। वो डिपेंड करता है कि कितना पॉपुलर वकील है, कितना सक्सेसफुल वकील है और कितना सक्सेस दिलाने की उम्मीद है, उसी हिसाब से वो अपनी फीस तय करता है। अब जेठामलानी साहब 50 लाख 60 लाख करोड़ों में लेते थे, और अगर छोटे से वकील के पास जाइए तो उसके पास उसी मुकदमे को करने के लिए शायद उसको 5,000 भी कोई ना दे। तो ये डिपेंड करता है कि उसने अपना रेपुटेशन और स्टेटस, अपनी मेरिट कैसी शो की। मेरिट बनती किस चीज़ से है सर? किसी भी वकील की मेरिट एक सक्सेसफुल ब्रांड जो क्रिएट हो जाता है वो कैसे बनता है सर? देखिए, नॉलेज तो रहता ही रहता है, नॉलेज होता है उसका, उसकी एडवोकेसी भी होती है नॉलेज के साथ में, और फिर सक्सेस भी कितना है। अगर आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, एडवोकेसी बहुत अच्छी है और सक्सेस 0 है तो आप 1 साल में बंद तो कर इसको देंगे। थोड़ा घुमा के पूछता हूँ सर कि एक एडवोकेट की, एक लॉयर की सक्सेस किस चीज़ पे डिपेंड करती है सर? मेजरली, वैसे तो बहुत से पॉइंट्स होंगे, मेजरली सक्सेस उसकी मेरिट पे और उसके प्रेजेंटेशन पे, दोनों पे कितनी नॉलेज है उसको और कैसे कोर्ट में वो प्रेजेंट करता है, और कोर्ट में उसकी इमेज कैसे बनती है। इमेज बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर एक लायर की इमेज हो गई कि ये झूठ नहीं बोलता है और अच्छा केस को प्रेजेंट करता है, सही सही प्रेजेंट करता है, तो इमेज बहुत दिन तक काउंट, एक क्रेडिबिलिटी काम करती है, बहुत काउंट करती है। और जिस वकील के बारे में एक बार रेपुटेशन बन गई कि ये चीटिंग करता है, झूठ बोलता है, तो उसको फिर उसकी रिलीफ मिलने की संभावना बहुत कम हो जाती है, सक्सेस भी कम हो जाती है। माफ़ करिएगा सर, लेकिन वकील और सच बोलना, ये दोनों चीज़ें एक साथ कहीं कहीं नहीं सेट बैठती हैं किसी भी एक आम आदमी के लिए। तो ऐसी इमेज क्रिएट करना वकीलों के लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा? नहीं, बहुत मुश्किल नहीं है। बहुत सारे वकीलों की बहुत अच्छी रेपुटेशन रही है। हमारे हाई कोर्ट जजेस में बहुत सारे जजेस ऐसे अपॉइंट हुए हैं जिनके रेपुटेशन की बेसिस पे उनको जज बनाया गया कि इनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, नॉलेज भी अच्छी है, तो उनको जज बनाया गया। बहुत से लोग ऐसे थे जो बहुत सक्सेस पाते हैं, करते हैं, उनकी मेरिट भी अच्छी है, लेकिन रेपुटेशन ख़राब हो चुकी है तो उनको जज नहीं बनाया जाता। जी 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 जी। अच्छा सर, जैसे वकील हैं तो हम जब किसी का कोई प्रोडक्ट लेते हैं और वो प्रोडक्ट गड़बड़ निकल जाता है तो हम कंज्यूमर कोर्ट में जाते हैं। तो क्या वकीलों की सर्विस के खिलाफ भी हम लोग कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं? देखिए, वकील अगर कहीं प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कर जाए तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन अगर उसकी केयरलेसनेस इतनी ज़बरदस्त है कि जिसकी वजह से क्लाइंट हार गया, तो फिर वो कंपनसेशन के लिए केस कर सकता है, साहब इनकी वजह से हमारी डैमेज होगी। नहीं, वो जाएंगे कंज्यूमर कोर्ट में? कंज्यूमर कोर्ट नहीं है, कंज्यूमर कोर्ट नहीं, वकीलों को कंज्यूमर कोर्ट से बाहर रखा गया। डॉक्टरों को रखा गया है, लेकिन डॉक्टरों में भी एक शर्त है कि
उनका जो मेडिकल नेग्लिजेंस का केस होता है, उसके लिए पहले आप किसी एक्सपर्ट मेडिकल नेग्लिजेंस के केस में एक्सपर्ट से उसकी ओपिनियन लीजिए। उसकी ओपिनियन जब रिकॉर्ड पे आ जाती है तभी केस फाइल हो सकता है। लेकिन वकीलों को अभी कंज्यूमर कोर्ट से अलग रखा गया। अब सर यहाँ आपसे पूछूंगा मैं कि आम आदमी के FIR तक लिखने में महीनों लग जाती है और शायद नहीं लिखता है। छोटी सी चोरी के चक्कर में महीनों सड़ जाता है, बेल नहीं होती है, और बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग उतने ही बड़े कांड करके आराम से निकल जाते हैं। इस सिचुएशन में वकील, कोर्ट, पुलिस, न्याय की वाकई संभावना आम आदमी के लिए इस वक्त क्या है सर? देखिए, न्याय की संभावना अगर मुझसे आप पूछ रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ कि 51 साल पहले मैं वकालत करने आया था। जब मैं वकालत करने आया था तो मैं ये कह सकता हूँ कि उस समय 90% लोगों की आस्था न्यायालय पे और इस सिस्टम पे था। लेकिन आज के दिन में हम ये कहेंगे कि कुल 10% लोगों की आस्था रह गई है। इसका कारण क्या है, इसके बारे में तो सबको विचार करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत हमारे लोकतंत्र के लिए सबसे बुरी चीज़ होगी कि अगर एक बार आस्था उठ गई न्यायालय से तो उसका कारण यही है। एक कारण ये हो सकता है कि ये जो हम गरीबों को देखते हैं कि उनको न्याय नहीं मिल पाता, उनको सालों साल दौड़ना पड़ता है, और उन पैसे वालों लोगों को देखते हैं कि उनका केस जो है रात में सुप्रीम कोर्ट टेकअप कर लेता है कि लाइए साहब अच्छा हो जाए, या पॉलिटिशियन कोई बड़े हाई लेवल के हैं या बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं तो उनके केसेस तुरंत डिसाइड हो जाते हैं। मैंने भी एक केस किया था बहुत बड़े पॉलिटिशियन के खिलाफ, उनको रात में 11 बजे दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल दे दी थी सुल्तानपुर के मैटर में। तो ये सब जो घटनाएं होती हैं इससे लोगों का विश्वास उठने लगता है। ऐसा काम न्यायालय को भी नहीं करना चाहिए, और हम वकीलों को भी इस काम के लिए न्यायालय को बाध्य नहीं करना चाहिए कि रात में 11 बजे तक किसी पॉलिटिशियन की बेल हो रही है, किसी बहुत बड़े इंडस्ट्रीज की बेल हो रही है। तो इससे लोगों की आस्था धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। ये हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारे देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको बहुत जल्दी से हमारी न्यायपालिका को, हमारे वकीलों को, हमारी सोसाइटी को बहुत जल्दी से देखना चाहिए, वरना बहुत ही बुरा हो जाएगा हमारे लोकतंत्र के लिए। अच्छा सर, एक चीज़ और दिखाई देती है कि पुलिस और वकीलों में एक अजीब सी टसल रहती है परमानेंट। कई बार कई केसेस हम लोग सुनते भी रहते हैं, किसी ने किसी को यहाँ पीट दिया, किसी ने किसी को वहाँ पीट दिया। आखिर क्या वजह है इस टसल की, और उसको अच्छे तरीके से क्यों नहीं टेकअप किया जा रहा है? आखिर क्या प्रॉब्लम रहती है परमानेंट? देखिए, मुझे ये लगता है कि पुलिस में भी मतलब 20-25% लोग ऐसे हैं जो कि हमेशा गलत काम करते हैं, बाकी 80% लोग ठीक करते हैं, और वो 20% जो ऐसा करते हैं उसकी वजह से पूरा पुलिस महकमा बदनाम हो चुका है। अब जो भी गलत करते हो या सही करते हो, लेकिन उनको अल्टीमेटली जो भी वो काम करते हैं उसको अदालत में ही तो लाना है। तो जब वो अदालत में आता है तो सबसे पहले उसका मुकाबला वकील से होता है। तो वो वकील से मिल करके तो चलेगा नहीं, वो तो फिर वो आपस में झगड़ा होगा ही। वकील तो चाहेगा उसके मुवक्किल को आपने रात में 10 बजे से बंद किया हो, सवेरे आप ED में दिखाएंगे कि हमने सवेरे उसको अरेस्ट किया, तो वकील तो जाके थाने में लड़ेगा ही, तो इस वकील से लड़ाई हो जाती है। बहुत बार वकील थाने में पहुंच करके अपने, अगर वो मुलजिम उसने बदमाश है भी तो उसकी पक्ष में जा कर के करने लगते हैं, तो पुलिस को तकलीफ़ होती है, पुलिस वकील के ऊपर हाथापाई करने लगते हैं। पुलिस जो भी काम करती है उसकी संस्तुति जो है वो अदालत से होती है। ठीक है। तो अदालत में लाने के लिए सबसे पहले वो वकील से ही लड़ता है, तब जाकर के वो अदालत। तो इसलिए हमेशा टसल होती रहती। लेकिन सर, इसको थोड़े अच्छे तरीके से भी डील किया जा सकता है। बहुत अच्छी तरह से डील किया जा सकता है। देखिए, और भी एक कुछ बनाया है CRPC में, इसकी प्रोविज़न दिया है, लेकिन उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। दुर्भाग्य है कि हमारी सरकारें भी नहीं ध्यान देती हैं। जैसे अभी आपने अरेस्ट पे एक सवाल पूछा जी, तो एक सिस्टम जो नया कानून बना है अभी 2025 में जो लागू हुआ है, तो उसमें एक सिस्टम दिया गया है कि हर ज़िले में एक स्पेशल इंस्पेक्टर अपॉइंट होगा। ओके। और जिसका नंबर थाने के ऊपर लिखा रहेगा कि इसका नंबर ये है थाने पे,
और जैसे ही किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा थाने में, तो उसको भी इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा थाने को। तो उसको, और अगर वो थाने वाले नहीं देते हैं इन्फॉर्मेशन कि हमने इसको अरेस्ट तो वैलिड अरेस्ट टाइम नहीं माना जाएगा। नहीं, तो उसके ऊपर एक्शन होगा। ये डिसिप्लिनरी एक्शन का बात है कि आपने अरेस्ट किया, उसको वहाँ रिकॉर्ड नहीं किया। लेकिन अभी तक मेरी नॉलेज में तो नहीं है कि वो इंस्पेक्टर अपॉइंट भी हुआ है, या थाने में तो कहीं देखते नहीं कि उनको दिया है। अगर थाने वाले नहीं देते हैं तो वो तो दे ही सकता है, जो उसके साथ में गया है ठीक बात, वो दे सकता है, उसका परिवार के जनकर दे सकते हैं। तो ये सब अब इसको अगर लागू करे तो गवर्नमेंट जो कानून बनाती है जी, उस कानून को ही अगर लागू करे तो फिर बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक बात है सर। सर, आप अपना कोई केस अगर बताना चाहें जो आपकी इतनी लंबी करियर लाइफ रही हुई है कि वो केस आपके लिए बहुत टफ था, बहुत शॉकिंग था, कुछ अगर आप शेयर करना चाहें। शॉकिंग था, एक कोर्ट मार्शल मैंने किया था। ओके कोर्ट मार्शल में मैं प्रोसिक्यूशन काउंसिल था जी, उसका एलिगेशन ये था कि एक मेजर था, उसने 3,000 रुपये घूस ले ली थी किसी का अपॉइंट कराने के लिए जी, तो मैं नाम नहीं बताऊंगा ना स्थान बताऊंगा। मैं गया था उसमें कोर्ट मार्शल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रोसिक्यूशन काउंसिल बन के। तो वहाँ पर जो प्रोसिक्यूशन काउंसिल होता है, वो जो सेंटर होता है, आर्मी सेंटर है, वहाँ पे कर्नल की पूरी फैसिलिटी देते हैं जी। तो उसका ट्रायल हमने किया और 3,000 रुपये उसने लिए थे किसी से कि हम तुमको आर्मी में भर्ती करा देंगे। अनफॉर्चुनेटली वो भर्ती नहीं करा पाया और फिर वो उसने कंप्लेंट कर दी और उसका कोर्ट मार्शल हो गया। तो कोर्ट मार्शल के बाद, ये 1982-83 की बात है, कोर्ट मार्शल के बाद उसको पनिशमेंट हो गया। ओके, कैशियरिंग फ्रॉम द सर्विस। कैशियरिंग इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट पनिशमेंट। उससे कड़ा कोई सेंटेंस हो नहीं सकता है, उससे कड़ा सेंटेंस सिर्फ फांसी होती है। तो अगर आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा कैशियरिंग क्या होती है। जी प्लीज़ बताइएगा। तो कैशियरिंग होने के बाद, कैशियरिंग की सज़ा ये होती है कि पहले होती थी, अब मना कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इनह्यूमन है, इसलिए इसको नहीं किया जाएगा। कि परेड होती थी, पहले आर्मी की परेड होती थी, जिस सेंटर पे होता था उस परेड में उसको बुलाया जाता था और बुलाने के बाद उसके खिलाफ चार्जेस बताई जाती थी। कमांडिंग ऑफिसर जो होता था वो चार्जेस बताता था कि ये इसके खिलाफ चार्ज है और इसको कोर्ट मार्शल ने कैशियरिंग की सज़ा दी है। तो उस कैशियरिंग की सज़ा को एग्जीक्यूट करने के लिए जो सबसे नया रिक्रूट होता है उसको बुलाया जाता था और नया रिक्रूट अपनी राइफ़ल और संगीन लेकर के आता था। उसके बैस निकालता था, कैप निकालता था और उसकी सब बेल्ट निकालने को कहा जाता था और फिर उससे कहा जाता था कि आप मैदान से भागते हुए जाइए। तो इट वाज मोस्ट इंसल्टिंग, ह्यूमिलेटिंग, मोस्ट ह्यूमिलेटिंग। आपने किसी एक आध पिक्चर में भी शायद देखा हो। तो उसका जजमेंट जब हुआ कि कोर्ट मार्शल ने कहा कि गिल्टी पाया जाता है, वो बड़ा इनोसेंट सा लग रहा था, लेकिन वो मेजर जो था वो दोनों कान से बहरा था, वो सुनाई नहीं देता था उसे। ओके, तो जब सेंटेंस देना होता है तो उसकी सेंटेंस हो सकता था कि 3 साल की जेल भी होती है और कैशियरिंग भी होता। तो सेंटेंस देने के लिए वो उसकी रिकॉर्ड मंगाई जाती है। उस रिकॉर्ड में होता है कि मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस क्या थे। मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस माने कि इसने कितने अच्छे काम किए हैं और जो दूसरे होते हैं कि कितने ख़राब काम किए हैं, तो रिकॉर्ड मंगाया गया था जी। तो मुझे देखने का मौका मिला उसमें। तो 1965 वार में वो लाहौर सिटी के अंदर घुस के जासूसी कर रहा था, 5 दिन तक खाया नहीं था, किसी कमरे में था, उसका सर्विस रिकॉर्ड था। फिर 1971 वार में बांग्लादेश में वो एक 30 सिपाहियों को लेकर के उसने करीब 3,000 सिपाहियों को पकड़ा था और वो एक उसमें डेंच में, वो उसमें खाई में जा कर के अपना लेटा हुआ था, निशाना ले रहा था। तो उसके कान के पास आके हाथ गोला गिरा था। उसके बाद से वो बहरा हो गया। तो उसकी मेडिकल कैटेगरी डाउन करके उसको रिक्रूटमेंट में लगा दिया गया था। उसकी 3 लड़कियां थीं और किसी की शादी नहीं कर पाया था 35 तक। और पहली बार उसने ज़िंदगी में वो 3,000 रुपये उसने घूस लिए थे। तो उसको जब कैशियरिंग हुई थी तो मुझे बहुत अफसोस हुआ था कि ऐसा सज़ा नहीं देनी चाहिए।
क्योंकि मैं यहाँ पर सिविल केस में कर चुका हूँ कि करोड़ों का गबन करके और बड़े आराम से बैठे रहते हैं, कहीं कुछ नहीं होता है। ठीक बात है। उस 3000 के केस में उस आदमी की ज़िंदगी मैंने ख़राब कर दी। सर, एक आम आदमी के ऊपर अगर जब कभी कुछ ना कुछ होता है तो एक वकील के पास जाता है। यूजुअली ये होता है कि कोई जानने वाले वकील हों, बता दीजिए भैया। लेकिन एक वकील को चुनने में क्या चीज़ें देखनी चाहिए एक आम आदमी को? देखिए, वकील में एक क्वालिटी तो होती है कि बहुत जल्दी कन्विंस कर लेता है, क्लाइंट को बहुत जल्दी पटा लेता है। कन्विंस के मुझसे बढ़िया वकील कोई नहीं है मेरे से। लेकिन आम आदमी को उस वकील के रेपुटेशन के बारे में देखना चाहिएगा कि ये रेपुटेशन इसकी क्या है। नंबर 2, उसको ये देखना चाहिए कि कितना बिजी है। ऐसा है कि 70 केस लग रहे हैं, अब उसी को आपने अपना भी केस दे, बहुत बढ़िया वकील है, बहुत बड़ा वकील है, दे दो इस अपना भी केस दे दो। अब उसके पास टाइम नहीं है आपको, तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो इसको भी देख लेना चाहिए। तीसरा है कि भरोसे का आदमी हो जो हमेशा आपसे कॉन्ट्रैक्ट में रहे। ये भी नहीं है कि आप टाइम मांग रहे हैं तो 1 महीने के बाद का टाइम दे रहा है। तो इसका कॉन्फिडेंस भी ले ले, उसके कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ साहब हमारा काम हो जाएगा, तभी उसको करना चाहिए। वकील की ड्यूटी है कि एक आदमी गांव में पिटता है, लेखपाल से मार खाता है, तहसीलदार के यहाँ जाता है वहाँ मार खाता है, थाने में जाता है वहाँ मार खाता है, सब जगह से पिटा करके वो वकील के पास आता है। तो वकील की ड्यूटी है कि उसको बड़ा सिंपैथेटिकली हैंडल करे। आपको देखो उसको पैर में जूता नहीं है, आके हाथ जोड़ के खड़ा है, आप उसको पहले आप उसको टाइम दीजिए, उसको पूरी अपनी उसकी भड़ास निकाल लेने दीजिए। आधा दुख उसका दूर हो जाता है जब आप उसकी पूरी बात सुन लेते हैं। उसको लगता है कि कोई आदमी है जिसने हमारी बात सुनी। फिर उसका केस आप तैयार करिए और उसको एश्योरेंस देते रहिए कि आप लड़ो, आपको जीत हो सकती है। और उसको धीरे धीरे वीकनेस उसके केस की और अच्छाई भी केस की बताते जाइए कि भाई ये है, जिससे उसको उसके भी दिमाग में बना रहे कि हम जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। सर, मतलब आप एक इतने बड़े नाम है हमारे देश के, हमारे प्रदेश के क्रिमिनल साइड लॉयर्स में, एक बहुत बड़ा नाम है आपका। तो सर, किस तरह के केसेस आपके पास आते हैं? मतलब बिल्कुल मर्डर्स के, नारकोटिक्स के, ड्रग्स के, किस किस तरह के केसेस आते हैं? और ख़ुद क्रिमिनल्स आपसे आके मिलते हैं तो किस तरह की डीलिंग्स होती हैं, क्या होता है? मतलब ये हम लोग फिल्मों में देखते हैं, एक अजीब सा फैसिनेशन है, तो रियलिटी में एक्चुअली क्या होता है? और जब आपके सामने कोई आपका क्लाइंट आता है, कई बार ऐसा होता होगा कि उसने वो काम किया होगा, तो आप कैसे डील करते हैं उसको फिर? देखिए, क्रिमिनल साइड में पहले शुरू में ज़्यादातर मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, चोरी, डकैती यही होते थे ज़्यादातर। इसके अलावा कोई क्राइम नहीं था। शुरू के हमारी वकालत में यही चलता था। फिर धीरे धीरे बढ़ा, फिर आने लगे ड्रग्स के केसेस। मैं नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 25 साल तक पूरे यूपी के चार्ज मेरे पास था। मैं सारे केसेस करता था। मैंने सबसे बड़ा ट्रायल किया था, 53 किलोग्राम हेरोइन की रिकवरी हुई थी बनारस में, और उसमें मैंने 15 लोगों को सज़ा कराई थी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ था। तो वो अभी भी उसमें कई लोग जेल में अभी भी। इसके अलावा बहुत सारे केसेस इलाहाबाद में किए, यहाँ किए, लखनऊ में तो सैकड़ों किए। ड्रग्स के केसेस होने लगे, टेररिज्म बढ़ा तो टेररिज्म के केसेस होने लगे, टेररिस्ट एक्ट आया। फिर उसके बाद अब साइबर क्राइम आजकल शुरू हो गया है, साइबर क्राइम के केसेस बढ़ रहे हैं। तो अब फिर ये ईडी वाले केसेस बढ़ गए, फाइनेंशियल ऑफेंसेस होने लगे, ईडी के केसेस बढ़ गए। तो इस तरह से बहुत सारा स्कोप हो गया क्रिमिनल साइड में। पहले जो एक लिमिटेड था कि मर्डर, ट्रायल, डकैती, चोरी का, उससे बढ़कर के एक्सपैंड हो चुका है बहुत सारा। फ्रॉड के केसेस हो रहे हैं, तो फ्रॉड, चीटिंग तो बहुत ही ज़्यादा शुरू हो गया है। तो इस बहुत ज़्यादा स्कोप बढ़ चुका है इसके क्रिमिनल केसेस के। और उसका अब क्रिमिनल केसेस के वकीलों में स्पेशलाइज्ड होते जा रहे हैं लोग। जो ड्रग्स के केसेस करते थे वो ड्रग्स के ही केसेस करने लगे, जो पास्को एक्ट के केसेस करते थे वो पास्को एक्ट के करने लगे। फिर जो ये साइबर क्राइम के केसेस करते हैं वो भी स्पेशलाइज होते चले जा रहे हैं। तो फील्ड का एक्सपेंशन हो चुका है। लेकिन सर, मैं ये समझना चाह रहा था कि जब एक क्रिमिनल साइड वकील होता है और कोई आके कहता है कि मैंने मर्डर कर दिया है, क्योंकि वकील को तो पूरी बात बताता होगा, हाँ, या मैंने ये कांड कर दिया है, अब आप मुझे कैसे बचाएंगे और आप मुझे अब बचाइए। उस वक्त वकील को क्या महसूस होता है कि भाई ये मेरा काम है,
मेरा क्लाइंट आया हुआ है, मुझे एक काम करना है, कि फिर वो मोरालिटी के बारे में सोचने लगता है? मतलब ये जो द्वंद्व एक होता है उसके बारे में समझना चाहूँ। देखिए, मॉरलिटी और वकालत साथ में नहीं चल सकता। जी। मॉरलिटी तो आपको किनारे रखना पड़ेगा। आपके पास क्लाइंट आया है तो आपको उसको डिफेंड करना है। पहली बात तो मैं ये कहूँगा जो हमारे नए यंग लॉयर्स हैं उनके लिए, कि आज तक हमने कभी किसी क्लाइंट से ये नहीं पूछा कि तुमने किया था कि नहीं किया था। ये आपको पूछना नहीं चाहिए। उसका कारण ये है कि अगर आपने पूछ लिया तो आप हमेशा सब कॉन्शियस सब माइंड में रहे कि यार इसने किया तो ही है, इसने किया तो ही है, तो आप उसको प्रॉपरली डिफेंड नहीं कर पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर उसने बता दिया है तो आप अपने माइंड के एक कोने में डाल दीजिए उसको कि हाँ इसने किया है, अब इसको बचाना है। अब आप उस केस को इस तरह से तैयारी करेंगे कि इसका ये एविडेंस हो सकता है, इसने किया है जब कह दिया है तो ये एविडेंस हो सकता है, इस एविडेंस की क्या काट होगी, इसका डिफेंस क्या होगा, इसके डिफेंस के में हम क्या क्या चीज़ प्रस्तुत कर सकते हैं। तो उस हिसाब से केस को तैयारी करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि प्रोसिक्यूशन इस पॉइंट को लाना चाहता है तो उसको अवॉइड करिए कि किसी तरह से लाने ना पाए वो। तो ये चीज़ें तो करना चाहिए। लेकिन अगर ये सोचिए कि उसने क्राइम किया है अब हम डिफेंड नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं। क्लाइंट को कोर्ट में उसको बचाव का पूरा अधिकार देना चाहिए। यही डेमोक्रेसी का एक फार्मूला यही है। लेकिन सर, डेमोक्रेसी का फॉर्मूला तब तक है जब तक नहीं मालूम कि उसने कुछ किया है और दो लोग दोनों पक्ष से डिस्कस करके, बहस करके और उस मुद्दे पे पहुंचना चाह रहे हैं कि इसने वो किया है कि नहीं किया है। लेकिन द मोमेंट यू गेट टू नो कि इसने किया है, फिर तो मोरालिटी, फिर तो डेमोक्रेसी इसी तरफ जानी चाहिए। मैं अपने एक मन की बात आपसे, देखिए, मोरालिटी की बात यह है कि अगर दो ही आदमी तो जान रहे हैं कि इसने किया है जी, एक जिसने किया है उसने और एक उसका वकील ने। अब दूसरे पक्ष का वकील तो नहीं जानता है, अब उसको कोशिश करनी है कि वो प्रूव करे कि उसने किया है। मॉरलिटी तो किनारे रख दीजिए, मॉरलिटी तो जज के लिए है कि जज डिसाइड करे कि इसने किया है कि नहीं किया है। उसकी सक्सेस इस पर डिपेंड करती है और हर केस में कि कौन सही है, डिफेंस का वकील सही है या प्रोसिक्यूशन का वकील सही है, तो जज को डिसाइड करना है। तो मॉरलिटी का जो फार्मूला अप्लाई करता है वो जज के ऊपर अप्लाई करता है। ठीक है। अच्छा सर, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, इसी के साथ एक जोड़ दें जी कि प्रोसिक्यूशन काउंसिल को भी मालूम है कि इसने नहीं किया है, तो वो क्या करेगा? वो तो कोशिश करेगा कि इसको फंसाई दो। ठीक बात, वो जानता है कि हमने इसने नहीं किया। ठीक बात है। एक दूसरा पक्ष ये भी है। ठीक बात है। अच्छा सर, एक चीज़ पूछना चाहूँगा, मतलब आजकल के समय में बहुत ग्रूसम क्राइम बहुत हो रहे हैं। मतलब एक 22 साल की लड़की, एक 25 साल की लड़की अपने हस्बैंड का मर्डर कर देती है, एक हस्बैंड अपने वाइफ का, अपनी बेटी का मर्डर कर देते हैं, रेप कर देते हैं। मतलब, और ये सब वो लोग हैं जो कोई आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, कोई एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, सब पढ़े लिखे अच्छे कमाने वाले लोग हैं और इस हद तक पहुंच जाते हैं कि मर्डर कर देते हैं, और वो भी मतलब पीसेस में, चॉप्स में कर देते हैं मर्डर। ये क्या साइकोलॉजी शिफ्ट हो रही है? क्योंकि आप हर वक्त लोगों से मिलते होंगे, इस केसेस की डिटेल में जाते होंगे, क्या वाकई में हम सब की साइकोलॉजी एक शिफ्ट में जा रही है? कुछ डिजीज़ फैल रही है? क्या हो रहा है आखिर? ये आपका कहना से बिल्कुल सही है, ये साइकोलॉजी शिफ्ट कर रही है। देखिए, 1979-80 तक आपने कभी ये क्राइम सुना इस तरह का? पहले नहीं होता था। पहले तो मतलब शादी ब्याह हो गई तो ज़िंदगी भर कट जाती थी। आजकल आपने ये भी सुना होगा कि अब 5 साल पहले शादी हुई, 5 साल के बाद डाइवोर्स हो गया। 80% केसेस में हो रहे हैं अब तो एकदम। तो इसका रीज़न है जब से हमारे यहाँ टेलीविज़न के प्रोग्राम और ये जो मोबाइल पे सब चलने लगे हैं ना, इसको देख देख के लोगों ने एक नकली कहानियाँ बनानी शुरू की, उसको प्रसारित करना शुरू किया। तो उसके बाद से लोगों को देख देख के लगा कि तो हो ही सकता है। नंबर 1 पॉइंट तो ये, एक नंबर पर ये बात है। ये दूसरी बात ये है कि क्राइम का डिटेक्शन अगर नहीं होगा, अब पुलिस क्राइम होने के बाद असली क्रिमिनल को जब नहीं पकड़ते हैं और गलत लोगों को फंसा दिया जाता है, तो लोगों का हौसला बढ़ता है कि एक क्राइम हुआ, देखो वो तो हमने किया था क्राइम, हम तो बचे हुए हैं, वो पकड़ा गया। तो दूसरा कारण ये है।
तीसरा कारण है इनएफिशिएंसी ऑफ द पुलिस। हमारे यहाँ लॉ ऑफ अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अब अगर पुलिस के दरोगा की लापरवाही से या बेईमानी से अगर मुकदमा छूट जाता है तो उसको दरोगा को सज़ा नहीं होती, या दरोगा ने किसी को गलत फंसा दिया और मुकदमा चला 15 साल, उसके बाद वो मुकदमा छूट गया कि साहब दरोगा की बदमाशी की वजह से हुआ, तो दरोगा की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो तो अपना रिटायर होकर घर बैठ गया। मेरा अपना ओपिनियन है कि लॉ ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी बनना चाहिए हर काम में। अगर पुल गिर रहा है तो पुल किसकी गलती से गिरा, उसको सज़ा तुरंत होनी चाहिए। क्रिमिनल साइड में, आप तो सिविल साइड में तो वहाँ सब लिपापोती हो जाती है, उसका क्रिमिनल साइड में होना चाहिए कि आपकी ये क्रिमिनल लाइबिलिटी हो गई कि आपको बनाया हुआ पुल 3 साल में गिर गया, आपका पकड़ा हुआ आदमी 3 साल में छूटा और आपने गलत पकड़ा था इसको, तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर वो रिटायर भी हो गया है तब भी उसका क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। आप 6 महीने की सज़ा दो तो 6 महीने की सज़ा देने पर भी एप्रीहेंशन उसको डर रहेगा, फियर। जो ऑस्टिन की थ्योरी है जी, कि फियर जो है, अगर सैंक्शन अगर नहीं है तो आदमी को भय नहीं पैदा होता, और जब भय नहीं पैदा होता है तो वो कानून का पालन नहीं करता। तो भय भी कानून पालन कराने का एक तरीका होना चाहिए, तो ये भय डालना चाहिए। ठीक बात सर। एक चीज़ और समझना चाहूँगा कि कई लोग कहते हैं कि भाई चाहे अपने बचाव में आप इनोसेंट हो और चाहे आपने कोई कांड किया हो, तो आपके आसपास का जो थाना है, लोकल थाना, अगर वो सेट है तो 90% जंग आपने ऑलरेडी जीत ली। ये स्टेटमेंट से आप कितना एग्री करते हैं? बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। जब तक थाने को, वैसे मैं कहानियाँ भी लिखता हूँ, मैं लेखक भी हूँ, मेरी एक कहानी इसी के ऊपर है जी, एकदम इसी के ऊपर है और रियल है। अच्छा, हमारे केस के ऊपर आधारित है कि थाना पटा करके कैसे क्राइम किया जाता है। थाना बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देखिए, पुलिस को जब तक हम फ्रेंडली पुलिस नहीं बनाएंगे, फ्रेंडली पुलिस से मतलब है कि आम आदमी को विश्वास हो कि हम थाने पे गए तो हमारा काम होगा, हमारे साथ न्याय होगा। जब तक ये विश्वास नहीं होगा तब तक पुलिस की कोई वो महत्व नहीं रहेगा। अब पुलिस को देख करके आम आदमी पुलिस से डरती है, बिल्कुल डरती। अगर वो गुंडे से नहीं डर रही है तो पुलिस से डर रही है। और गांव का आदमी तो पुलिस के पास जाने में, थाने में जाने में डरता है। वो क्यों डरता है भाई? थाना तो ऐसी जगह होनी चाहिए कि जिस आदमी को थोड़ा सा भी नुकसान हुआ है या किसी उसके साथ में कोई क्राइम हुआ है तो थाना उसके लिए हेल्प के लिए हमेशा खड़ा रहना चाहिए। उसको ये विश्वास हो कि हम वहाँ जाएंगे तो हमको हेल्प मिलेगी। जब विश्वास ही नहीं होता तो क्राइम बढ़ते जाते हैं। अच्छा सर, आज कल का क्राइम तो बहुत डिजिटल होता जा रहा है, मतलब टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से एडवांसमेंट ले रही है और कहीं से कहीं पहुंची जा रही है, और सारी टेक्नोलॉजी हम लोग तुरंत अडॉप्ट भी करते हैं, यूज़ भी करने लगते हैं। लेकिन क्या जितनी तेज़ी से हम लोग डेवलप कर रहे हैं, एडवांसमेंट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में, क्या हम लोग के पास प्रिकॉशन मेजर्स इतने हैं? क्या हमारे वकील, क्या हमारे लॉज, क्या हमारी पुलिस इतनी इक्विप्ड है इस डिजिटल क्राइम को, साइबर क्राइम को रोकने के लिए? देखिए, पुलिस बिल्कुल कॉम्पिटेंट है, लेकिन अगर वो एफिशिएंटली काम करे तो अब साइबर क्राइम सेल है बनाया हुआ है, लोकल पुलिस को ट्रेनिंग दी जाती है साइबर क्राइम से रिलेटेड, जो नहीं, जहाँ पर नहीं भी है वहाँ भी ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन उसका ऑनेस्टली उपयोग नहीं हो रहा है। ईमानदारी से अगर जो ट्रेनिंग करके गए हैं वही नहीं लोग करते हैं। अब मुझको पता है, मैं जानता हूँ, हमने प्रोफेशनल लाइफ में देखा है कि ये जो फ़ोन टैपिंग होती है इसका इतना दुरुपयोग है कि कई केसेस ऐसे हुए हैं जहाँ पर STF वालों ने क्राइम किया है। उनको पता है कि वहाँ से इस माल से फ़ोन टैपिंग के ज़रिए इस गाड़ी से इस जगह से सोना आ रहा है, उन्होंने मर्डर किया, सोना लूट लिया है। तो इसका दुरुपयोग, आप पहले पुलिस को कंट्रोल करिए। मेरी एक समझ में बात आती है कि अगर गवर्नमेंट पुलिस को कंट्रोल कर ले और पुलिस को एफिशिएंट बना दे तो 80% क्राइम अपने आप ख़त्म हो जाएगा। ठीक बात। अच्छा सर, एक प्रश्न मैंने सुल्तान सिंह सर से पूछा था, हमारे एक्स DGP रहे हैं, बहुत अच्छी इमेज उनकी रही है, और मैंने उनसे पूछा था कि फिल्मों में हम लोग देखते हैं कि संजय दत्त पुलिस वाले हैं, अपनी फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में बैठे हैं और अचानक फिर एक गुंडा आता है, विवेक ओबरॉय, और उसकी फैमिली को थ्रेटन करता है।
तो उन्होंने कहा था नहीं ऐसा नहीं होता, बहुत रेयर केस में गुंडे जो हैं वो ऐसी मतलब बैर रखते हैं, अदरवाइज एनिमोसिटी ऐसी नहीं रखते हैं। लेकिन वकीलों के साथ क्या होता है? वकीलों के साथ अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है कि वकीलों के साथ, हमने बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स के खिलाफ केस किए हैं जी बहुत बड़े स्मगलर्स के खिलाफ केस किए हैं जी। तो ऐसा नहीं होता है कि वो हमसे पर्सनल रंजिश रखते हैं। एक आध बार हुआ जब मैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स का स्पेशल काउंसिल था, तो रात में थ्रेट कभी कभी आती थी। और जैसे कि मैं लिब्रान कमीशन में दिल्ली में था, तो वहाँ पर फ़ोन आया कि आप वहाँ से जाइएगा नहीं और रहिएगा। अच्छा। तो मैं घबरा गया कि मतलब क्या बात हो गई। तो फिर खबर आई, हम वहाँ पर जहाँ ठहरे थे वहाँ पर फ़ोन आ गया, आप वहीं रुके रहिएगा, आपको सिक्योरिटी जा रही। तो मैंने कहा कि क्या बात हो गई। तो फिर बाद में पता चला, शाम को फ़ोन आया कि एक स्मगलर था यहाँ लखनऊ जेल में, तो वो बार बार थ्रेट कर रहा था कि हम काउंसिल को मार देंगे, क्योंकि 8 साल से जेल में पड़ा था। वो उसका बेटा दोनों पड़े थे, हम काउंसिल को मार देंगे। काउंसिल तो हम लोग बड़े इजीली ले रहे थे। वो जेल से भाग गया। ओके। तो वो भागा, तब यहाँ पर डिपार्टमेंट को हुआ कि साहब ऐसा है कि दिल्ली गए हुए हैं, ये कहीं भाग करके कुछ कर न दे। फिर मैं आ गया, वहाँ से सिक्योरिटी आ गई थी, मैं आ गया, मैंने सिक्योरिटी मना कर दिया था। बस शायद 7 दिन था, 7 दिन के बाद वो फिर पकड़ के चला गया। तो एक बार हुआ था इंसिडेंट, ऐसा कभी होता नहीं। मैंने बहुत केस है, एक पॉलिटिशियन के खिलाफ मैंने केस किया था, बहुत बड़े पॉलिटिशियन यूपी स्टेट। अभी आप बता रहे थे कुछ सुल्तानपुर से। नहीं, उसके अलावा भी अच्छा। बहुत सारे पॉलिटिशियन के खिलाफ किया। तो उस पॉलिटिशियन ने भी मुझे थ्रेट दिया था। लेकिन उसका कोई असर मेरे ऊपर नहीं पड़ा। जी। वो अभी हैं, मिलते हैं कभी कभी, दुआ सलाम हो जाती है। सर मूवीज देखते हैं आप? मूवीज कम देखते हैं, थोड़ा सा। फिर भी कोई मूवी अगर आपको लगी हो जो रियलिटी में वकालत के बहुत करीब हो, बहुत रियलिटी के साथ दिखाया हो, चाहे वो कैरेक्टर हो या सिचुएशंस हो, बहुत करीब हो, आपको कोई मूवी ऐसी लगी? अब एक बहुत पुरानी आई थी, वो कानून। अच्छा, कानून, अशोक कुमार की। जी। वो काफ़ी करीब दिखाई गई थी, वो अच्छी फिल्म थी। और वैसे तो मंजूनाथ का केस मैंने किया था ना, वो लखीमपुर खेरी वाला जो इंटरनेशनल फिल्म था। तो उस पर एक फिल्म बनी है, तो उसमें मुझको रोल दे रहे थे कि आप कर लीजिए। मैंने कहा नहीं भैया, मेरा रोल जो था मैंने वही सही है, वहाँ किया था, वही बहुत है। तो बना ना मंजूनाथ, एक इडियट था। तो और कोई करीब मतलब वही ऐसा कोई केस नहीं है। वो ठीक है, पिक्चराइजेशन के लिए, उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वो सीन क्रिएट करते हैं, डायलॉग क्रिएट करते हैं, तो ठीक है, लेकिन ऐसा कोई है। बिल्कुल। बाकी सर जूनियर लॉयर्स के लिए, जूनियर एडवोकेट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा जो परंपरागत वकालत का तरीका था, उसको मेंटेन रखें। वो अब जो ये 5 इयर्स कोर्स हो रहे हैं ना, देखिए एक आप चीज़ समझ लीजिए, आप जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, वो शिक्षा आपको खड़ा होना सिखाती है कि आप कैसे खड़े हो जाएं। जैसे बच्चा नहीं होता, धीरे धीरे बैलेंस बनाता है, खड़ा होता है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करने आते हैं, तो वो प्रैक्टिस में आप चलना और दौड़ना सीखते हैं। तो चलने और दौड़ने के लिए आपको ओल्ड ट्रेडिशनल तरीका अपनाना पड़ेगा। तो हम लोगों के यहाँ, मुझे 51 साल हो गए वकालत करते, आज तक 51 साल में किसी भी सीनियर मेंबर ने मुझसे ये नहीं पूछा कि तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। सब पूछते हैं कि आपके सीनियर का क्या नाम है, और मेरी आइडेंटिटी मेरे सीनियर की वजह से है। हर वकील की आइडेंटिटी उसके सीनियर की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि वो सीनियर के चैम्बर में जब 5 साल काम करता है, तो वो उसका सीनियर जो होता है, वो अपने बेटे से ज़्यादा अपने जूनियर को मानता है। तो वो जूनियर का आइडेंटिटी फिक्स करा देता है बार में और समाज में कि ये मेरा जूनियर था। ठीक है। हमारे समय में वकील साहब थे, तो उनके बगल में हमेशा एक चेयर रखा रहता था। तो मैंने एक दिन पूछा कि भाई आप इतने बड़े वकील हो गए हैं, चेयर क्यों रखे हैं? तो उन्होंने कहा ये मेरे सीनियर का चेयर है। तो ये होती थी हमारे यहाँ की ट्रेडिशन थी कि सीनियरों ने ऐसे ऐसे मकान अपने जूनियर को दे दिए
कई मकान होते जी, थे, जी, तो जी। एक मकान ऐसा भी मकान दे दिया जिसकी कीमत 8-10 करोड़ रुपए है। कई सीनियर ने मकान दिए हैं अपने जूनियरों को। लाइब्रेरी तो अपना दे ही जाते थे, अगर उनके फैमिली में कोई वकालत करने वाला नहीं हो तो दे जाते थे। ठीक बात है। सीनियर भी उसी तरह मेंटेन करते थे। तो वो सीनियर वाली परंपरा को ख़त्म नहीं करना चाहिए। अब क्या हो गया है कि वो 3 इयर्स कोर्स के बाद 5 इयर्स कोर्स आ गया, तो वो फिर 5 इयर्स कोर्स जो है वो मार्केट में, जैसे आप कोई ब्रांड देने जाते हैं, सामान बेचने जाते हैं, तो उसका ब्रांड फिक्स करते हैं, उसी तरह से हो गया है। लड़का 2 साल की वकालत नहीं करता है, उससे पूछिए क्या भैया तुम किसके जूनियर हो, तो कहता है जूनियर मेरा अपना फर्म है, तो वो फर्म का कागज निकाल देता है। तो उससे धीरे धीरे स्टैंडर्ड हमारी वकालत का गिरता जा रहा है। ठीक बात है। अब वो जज भी वो मार्केट में आ गया है, जज में मार्केट में से सेलेक्ट करता है कि किस जूनियर को पसंद करें, किसको ना पसंद करें। पहले होता था कि उस देखता था कि साहब फलाने के सीनियर हैं, तो वो ट्रेडिशन एक को रेफरेंस मिल जाता था। एक ट्रेडिशन फॉलो करते थे। उनका अरे इतना अच्छा बड़ा नाम, उनका जूनियर है तो बहुत ठीक अच्छा। बात है। तो ये जूनियर को तो मैं यही सलाह दूंगा कि सीनियर के साथ रख के सीखे और एकदम से पैसा कमाना न सीखे। हम लोग ने साइकिल पर चल के वकालत शुरू की, आज हम देखते हैं कि एकदम 80 लाख की गाड़ी लेकर के सीधे जूनियर आ रहा है। तो ये सब उचित नहीं है। मेहनत करके कमाओ, दियो, अपना बनाओ तुम। ठीक बात। सर बहुत धन्यवाद। इस पॉडकास्ट की यहीं समाप्ति करते हैं और बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना इतना कीमती समय दिया। बहुत कम लोगों को एज अ कॉमन मैन ये मौका मिलता है कि आप जैसे एक्सपीरियंस्ड लॉयर को सामने बिठा के उनसे कुछ पूछा जा सके, जहां हम लोग को कुछ नहीं मालूम है और 10 शंकाएं दिमाग में हैं, वो आपसे क्लियर कर सकें। तो बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू। ये मौका मुझे मिला और मेरे थ्रू आपको ये मौका मिला कि IB सिंह सर जैसा नाम आज हमारे साथ है और इनसे जुड़ी हुई कानून जगत की 10 चीज़ें हमने इनसे पूछी, इनकी ओपिनियन पूछी, बहुत सी इन्फॉर्मेशन इनसे ली। इसी तरह के एपिसोड्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप अपना प्यार हमें देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।